कल के शानदार उछाल के बाद आज भारतीय बाजारों में फिर से मजबूत शुरुआत के हैं संकेत। एसजेएक्स निफ्टी सेंचुरी मारने के मूड में। मजबूत शुरुआत के बाद के एक्शन पर रहेगा फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। 18,000 के ऊपर क्लोजिंग और 18,000 के ऊपर ही बाजार बड़ी तेजी के साथ शुरू होने के लिए तैयार है। बताएं सर, आज कहां पर रखनी है नजर? बिल्कुल, नजर दीप ग्लोबल मार्केट्स पर रखनी है, जहां से संकेत मिले जुले हैं। हम इंडाइसेस देखेंगे तो तेजी नजर आएगी। अमेरिका में भरपूर तेजी हुई, सेंचुरी मारी है डाउन है, लेकिन नैस्डैक बड़ा दमदार प्रदर्शन करते हुए पौने 300 अंक चढ़ा है। हालांकि कच्चा तेल ये फिर से $110 के आसपास आया, तो थोड़ी सी चिंता की बात वहां से आती हुई दिख रही है। विस्तार से इन दोनों फैक्टर्स को हम बातचीत करेंगे, समझेंगे क्या कुछ हो रहा है। ढेर सारे क्वार्टरली ईयरली अपडेट आते हुए दिख रहे हैं और उन पर भी हमारी नजर रहेगी। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जबरदस्त होने वाला है। एसबीआई कार्ड्स में आज एक और बड़ी ब्लॉक डील होने वाली, जहां कार्लाइल अपनी हिस्सेदारी, शायद अपनी आखिरी हिस्सेदारी बेचकर बाहर निकलने के मूड में है। तो इन सब ट्रिगर्स पर रखेंगे हम आज के लिए नजर। एब्सोल्युटली, तो बड़े ट्रिगर्स हैं बाजार के लिए और बड़ा एक्शन भी हमने बनते हुए देखा। एक बार ग्लोबल पिक्चर को टच कर लेते, क्योंकि हमारे बाजार में तो और बड़ा एक्शन था जिस पर और डिटेल में चर्चा करनी है। बट ग्लोबल मार्केट्स भी एक बार फिर से सपोर्टिव एक्शन में दिखे। कल एक बड़ी डील की वजह से हमारे बाजार में एक्शन था और वैसे ही कुछ हमने देखा यूएस में भी होते हुए देखा। 27% सर, एक लार्ज कैप शेयर। हम तो 10-12% एचडीएफसी पर खुश रहे थे, ये तो 27% कल भागा है सर। बिल्कुल, ट्विटर पर जो एक्शन हुआ है वो जबरदस्त हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं। और जो मोमेंट शायद हमारे लिए था एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर का, कमोबेश उस तरह का मोमेंटम आप मोमेंट कह सकते हैं जो ट्विटर में देखने को मिला, जब ये खबरें आई कि एलोन मस्क साहब जो टेस्ला के ओनर हैं, उन्होंने लगभग 10% हिस्सेदारी ट्विटर में खरीद ली है और अब वो सबसे बड़े शेयर होल्डर हो चुके हैं। 9-9.25% हिस्सेदारी उन्होंने खरीदी है। इस खबर के दम पर ट्विटर का स्टॉक तो उछला ही, उसने पूरे नैस्डैक को अपने साथ में लिया। ज्यादातर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स उसी के दम पर भागते हुए नजर आए। इंटरेस्टिंग है, ट्रंप साहब के करीबी माने जाते थे और ट्विटर का भरपूर इस्तेमाल जितना ट्रंप साहब ने किया है उतना ही मस्त साहब भी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था दीप, पहले जिस तरह के इनके ट्वीट्स आते थे, जिस तरह से वो करते थे, ऐसा लगता था कि वो ट्विटर के अगेंस्ट में है। एग्जैक्टली। आपको याद है एक बार उन्होंने, जब ट्विटर का स्टॉक बड़ा तेजी से गिरा था, तब उन्होंने एक ट्वीट डाला था, फॉलो सिग्नल। तो लोग कंफ्यूज थे कि टेस्ला की गाड़ियों के लिए वो कह रहे हैं कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो सिग्नल फॉलो करें, या फिर सिग्नल जो ऐप है उससे फॉलो करने की बात कर रहे थे, और लोगों ने उसका मतलब सही निकाला। और अब पता नहीं इन्होंने कब चुपचाप 10% 9% हिस्सेदारी इकट्ठा कर ली। सो इंटरेस्टिंग है। बट ओवरऑल अमेरिकी बाजारों में तेजी जो बनी है, नैस्डैक में ज्यादा आईटी शेयरों में तेजी बनने की वजह से हुई है। डाउ 100 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। लेकिन हाँ, एक दो चीजें और है जो हमें देखनी जरूरी है अमेरिका में जो कुछ हुई है। पहला, फिर से 2 साल की ब्याज दरें 10 साल की ब्याज दरों के ऊपर निकलती हुई दिख रही है। और आमतौर पर इस तरह के संकेतों को आने वाले समय में मंदी का, आर्थिक धीमापन का संकेत माना जाता है, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत नहीं है। पिछली बार अमेरिकी बाजारों में आपने देखा था, जिस दिन 600 पॉइंट की करेक्शन आई थी, वो इसी खबर के दम पर आई थी, जब ब्याज दरें शॉर्ट टर्म की बढ़ गई, लॉन्ग टर्म की नीचे हो गई। हालांकि कल रिएक्शन नहीं आया, वो कल तो भूल ही गए, कल भूल गए। वो वही वाली बात है दीप, जब पहली बार ऐसा होता है तो थोड़ा ज्यादा रिएक्शन होता है। शायद दूसरी तीसरी बार में आप ये मानकर चलते हैं। और हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के दोनों तरफ के पहलू है। अगर आपका मूड खराब है तो आप मंदी की बात करेंगे कि ये तो ब्याज दरें शॉर्ट टर्म में बढ़ रही है, लॉन्ग टर्म में नीचे है, इसका मतलब मंदी। और दूसरी तरफ अगर आपका मूड अच्छा है, तेजी करनी है, तो इसी खबर को आप कैसे घुमा सकते हो वो मैं बता दूं आपको। कि अच्छा, इकोनॉमी में मंदी के संकेत है, धीमापन के संकेत है, तो फिर फेड एग्रेसिवली ब्याज दरें नहीं बढ़ाएगा। करेक्ट। फेड को भी ग्रोथ तो चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्फ्लेशन ही कंट्रोल में करना है। और अगर धीमापन आएगा तो इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। सो आप हर इकोनॉमिक एक्टिविटी को दो तरीके से चाहे जैसे देख सकते हैं, और हम जनरली जैसा मार्केट रिएक्शन देता है वैसा देख लेते हैं। बाकी हर चीज के दो मतलब निकलते हैं। आप बिठाकर दोनों चीज पर आराम से लंबी डिबेट कर सकते हैं और दोनों आपको सही लगेंगे। एग्जैक्टली। या दोनों ही गलत लगेंगे। लेकिन ठीक है, कल ये छोटा एक संकेत था जिस पर लेकिन इससे बड़ी चीज जो हमारे लिए है, जिस पर नजर रखनी, डर नहीं है लेकिन नजर है, वो है कच्चा तेल। फिर से $110 के आसपास आया। रशिया पर सैंक्शन बढ़ाने की बात जो अमेरिका कर रहा है, और उसके चलते थोड़ी सप्लाई के इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन एक चीज और कहना चाहता हूं दीप, और आज स्टैंड में एक बड़ा बदलाव करने जा रहा हूं मैं। वो समझना जरूरी है। अब तक पिछले 4 हफ्तों में हमने लगातार 3 हफ्तों में लगातार एक ही चीज कही, कच्चे तेल के साथ बाजार को जोड़कर देखिए। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल। और वो सही हुआ है। जैसे जैसे कच्चा तेल नीचे आया वैसे वैसे हमारे मार्केट भागे। ठीक है,
अब कच्चे तेल का वो 1-on-1 कोरिलेशन मैं कम करने जा रहा हूं यहां से। क्यों? उसका रीजन बताता हूं। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है जी, हम $140 का $130 का कच्चा तेल अफोर्ड नहीं कर सकते, हम 100 का भी नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहते। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर कच्चा तेल बढ़ता तो हमारी दिक्कत है, जी, घटता है तो हमारे लिए फायदे की बात है। और ये ट्रेंड बिल्कुल परफेक्ट था। अब आज से हमें जो बदलाव करना वो इसलिए करना है, हम कच्चे तेल की बढ़त पे परेशान तो होंगे लेकिन दुखी होकर रोना धोना नहीं करेंगे। उसका एक रीजन है, रीजन ये कि हमने जो रशिया के साथ सस्ते कच्चे तेल की डील की है, एग्जैक्टली, करेक्ट, तो अब हमें भाव से बहुत फर्क नहीं पड़ता, राइट। सही बात। सो डर हमें इस बात का है कि हमें महंगा तेल खरीदना है क्या। अगर हमें महंगा तेल खरीदने के बजाय अगर हमें सस्ता तेल मिल रहा है, 100% फर्क नहीं पड़े ऐसा नहीं है, थोड़ा रहेगा, लेकिन पहले जितना डर कच्चे तेल के बढ़ने पर वो नहीं होगा, पहले जितनी तेजी कच्चे तेल के घटने पे शायद उतनी कम। सो अब थोड़ा कोरिलेशन कम करना, खत्म नहीं करना है कि नहीं मैं तो देखूंगा ही नहीं कच्चा तेल, जाओ आपको जिधर जाना है जाओ, ऐसा नहीं। लेकिन हमें जो एकदम कि 120 हो गया तो हाय तौबा, 100 हो गया तो वाह डांस करना शुरू कर दें, वो चीज से हम थोड़ा संतुलित, तो लाइक टू लाइक रिलेशन अब नहीं रहेगा। एग्जैक्टली ये फर्क करना है हमें। ओके, ये फर्क करना है। नहीं तो अगर आप बताओ मुझे $7 कच्चा तेल बढ़ जाए तो मुझे नीचे रहना चाहिए, ऊपर क्यों जाऊं मैं? करेक्ट, सही बात है। 103 से 110 आ गया ना, तो मैं ऊपर क्यों जाऊं? करेक्ट, लेकिन मैं जाऊंगा ऊपर क्योंकि वो जो कच्चे तेल की जो रिस्क है मैंने खत्म तो नहीं किए, कम कर लिए। सस्ता कच्चा तेल मैं इंपोर्ट करके कम कर रहा हूं, समझ गया, करेक्ट। इसलिए अब हमें वो रिलेशन को थोड़ा सा कम करना, और ऐसे में कच्चा तेल बहुत गिरेगा तो वैसे तो हमें फायदे की बात है, लेकिन शायद हम उतना सेलिब्रेट ना करें जितना पहले कर रहे थे। करेक्ट। तो ये थोड़ा सा बदलाव है स्ट्रेटेजी में जो हमें समझना, क्योंकि 3 हफ्ते तक हमने इसको पूरा एंजॉय किया। मैं कह भी रहा था कि जब तक हमें नया ट्रिगर ना मिले तब तक हम इस ट्रिगर को एंजॉय करेंगे। इसके दम पर हमने मार्केट को बहुत अच्छे से एनालिसिस कर दिया। अब आगे थोड़ा सा हमें धीमे धीमे बदलाव करके दूसरे ट्रिगर्स पे जाना है, शिफ्ट होना है बस। तो अब इतना बड़ा ट्रिगर कच्चा तेल, हाँ, मतलब एकदम 100% कोरिलेशन वाला है। अब ये समझो ना, आप सिंपल सी चीज बताऊं मैं आपको, इसको और आसान भाषा में बताऊं। $4-5 ऊपर नीचे होना कच्चा तेल, दिमाग मत लगाओ। $4-5 गिर जाए तो भी बहुत खुश नहीं होना, $4-5-7 बढ़ जाए तो बहुत डरना नहीं है, बस इस हिसाब से आप कर लो। अंडरस्टूड, एज सिंपल एज दैट। समझ गया सर। कि जब $5-7 से बड़ा मूव आएगा तो सोचना है कि हमें कितना रिएक्शन है। $4-5 ठीक है, करने दो इसको जो करता है। समझ गया सर, बस अंडरस्टूड, ठीक है। अच्छा सर, तेल पर तो ठीक है, हमारा ट्रेंड तो बदल गया, और बदला नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से बदला। जो आप कह रहे थे 17,800 के ऊपर आपको क्लोजिंग चाहिए, तो 18,000 के ऊपर आपको क्लोजिंग मिल गई। अब बताएं सर ट्रेंड के बारे में, एक तो जो बदला है और यहां से अब जो नए लेवल्स होते हैं ट्रेंड के लिए, वो क्या होंगे आपके लिए? 2 बार ऐसा हो गया इसी रनअप में। आपको याद है हम 17,600, 16,600, 16,650 के ऊपर की क्लोजिंग मुझे चाहिए थी ताकि मेरा ट्रेंड नेगेटिव से न्यूट्रल हो जाए, राइट? याद है मुझे। उस दिन भी जो बढ़ के बंद हुआ, ऐसा निकला, हम तो 16,600, 650 मांग रहे, वो 850 जाके बंद हुआ। यस, जो रेंज उससे 250 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ, सरप्राइज हो गए। बिल्कुल। ये जो इतने बड़े मूव के साथ एक बड़े लेवल को पार करके आप ट्रेंड बदलते ना, ये बहुत कॉन्फिडेंस और ताकत देता है। आप 17,800 पे बंद नहीं हुए जी, मुझे तो 17,737 की ही चाहिए थी जी क्लोजिंग, करेक्ट। सेफर साइड पे और अपने आप को सेफ रख के 17,800 बोल दिया। 18,050 है, करेक्ट। सो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि बहुत बढ़िया क्लोजिंग मिली है और ट्रेंड आज लंबे समय बाद वापस हमने पॉजिटिव किया है। अब तक की बेस्ट क्लोजिंग जो मिली है दीप मुझे, वो मिली है 18,477, 477, ठीक है। ये है हमारे पास 18 अक्टूबर की, और हाई जो है वो 19 अक्टूबर का 18,604 का है। उससे अभी थोड़ा सा दूर है, हम 500-600 पॉइंट दूर है, लेकिन जो पॉइंट है आपका ट्रेंड जो बदला है वो जबरदस्त बदला है। अब आपके लिए 17,600, 17,800 मजबूत सपोर्ट जोन हो गया। सो वर्स्ट केस सिनेरियो में सपोज आप मतलब 18,200, 300 पहुंच भी गए, कोई खराब खबर आ गई रशिया पे बड़े सैंक्शन की, या रशिया ने कुछ आलतू फालतू बात कह दी, किसी ने भी कह दी, चलो रशिया ही क्यों, कोई भी कह दे कि न्यूक्लियर को लेके बोल दे या इसको, तो भी आपके लिए 17,500, 17,600 के नीचे की खत्म हो गई। सो बढ़िया चीज की आपने बेस ऊपर कर लिया, करेक्ट है ना, और ट्रेंड आपने बदल लिया। तो ये चीज आज के मार्केट में बहुत सारी चीजें आपको अच्छी दिख रही है, कुछ कम अच्छी या खराब भी है, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप
एक डे ट्रेंड देखे, एक पोजिशनल ट्रेंड देखे। तो पोजिशनल ट्रेंड में ये सबसे बढ़िया चीज है कि आपको एक बढ़िया मजबूत, नहीं तो क्या होता है, ये समझो 17,800 पे कल आप बंद होते फॉर एग्जाम्पल, तो आप सोचते एक दो दिन और देखूंगा, पता नहीं यार टिकेगा नहीं टिकेगा, अटक तो नहीं जाएगा, यहीं से घूमता। लेकिन जो ब्रेकआउट देके आप 18,000 17,800 भी छोड़ो, 18,000 के ही ऊपर बंद होना है, ये ताकत दिखाता है और ये डेफिनेटली मार्केट को बाय ऑन डिप्स का मार्केट बना देता है। बिल्कुल, तो वो अब सपोर्ट आएगा। करेक्ट। चलिए, तो बढ़िया, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, अच्छा सपोर्ट है, डिप पर आपको मौके भी ढूंढने हैं। सपोर्ट तो सर एफआईएस का भी आते हुए दिख रहा है, जो हम बात खतरनाक सपोर्ट आ रहा है। अब तो कन्विक्शन वाले मूव आ रही है, जो खरीदारी है, ऐसा नहीं कि एक दो दिन एडजस्टमेंट हो गया या ओवरसोल्ड से आया, अब तो अच्छी खरीदारी है। और कैश मार्केट में कल 1150 करोड़ की खरीदारी बढ़िया कही जाएगी। और मजे की बात देखिए दीप, दोनों सिलेंडर, दोनों इंजन में प्लेन उड़ रहा है, बिल्कुल, है ना। तो घरेलू फंड ने भी जोर लगाकर 1675 करोड़ की खरीदारी की। अब हालांकि कल अच्छे डेटा है, मैं बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक इसलिए नहीं हूँ, कल सबको एचडीएफसी लेना पड़ा। यस, और बहुत करना ही पड़ा। हाँ, बहुत लोग होंगे शायद जो एचडीएफसी में अंडर ओन हो, जितना होना चाहिए उससे कम हो, तो कल तो मजबूरी थी सबकी, और वो मजबूरी सुबह सुबह दिखी जब 15% दोनों स्टॉक बढ़े। तो ओवरऑल 1150 करोड़ की एफआईएस की खरीदारी, 1675 करोड़ की घरेलू फंड की खरीदारी, दोनों आंकड़े बेहद दमदार हैं। इसके साथ ही वायदा कारोबार के डेटा देखिए, 1440 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स, ये भी मजबूत है। स्टॉक फ्यूचर्स भले 157 करोड़ के खरीदे हैं, लेकिन ओवरऑल डेटा क्वालिटी वाइज कल के बहुत जबरदस्त है, दो तरीके से बहुत जबरदस्त है। पहला, दोनों तरह के इन्वेस्टर्स ने खरीदा है, घरेलू फंड्स और एफआईएस। करेक्ट। दूसरा, न सिर्फ कैश में खरीदा है, वायदा कारोबार में भी खरीदा है, न सिर्फ स्टॉक्स खरीदे, इंडेक्स भी खरीदा है। सो ये एक बहुत बढ़िया संकेत है दोनों तरफ से। कल एक और इंटरेस्टिंग चीज है, बड़ी तगड़ी खरीदारी एफआईएस की तरफ से इंडेक्स में भी दिखी है, लेकिन उसके बावजूद ओपन इंटरेस्ट घटकर आया है, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी। यानी कि कल दोनों तरह के ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन कम की है। एक जो अच्छी लॉन्ग बनाकर बैठे थे, उनको मतलब वो फ्रैंकली सुबह 8 बजे तक तो हम भी नहीं सोच सकते थे कि इतना ऊपर खुलेगा। यस सर, करेक्ट। न्यूज का यही कमाल है, बिल्कुल, जो डेटा को कई बार गलत साबित करता है, कभी कभी, बिल्कुल, है ना, चाहे अच्छी तरफ हो चाहे खराब तरफ हो। करेक्ट, कोई सोच नहीं सकता। तो कई सारे ऐसे ट्रेडर्स भी रहे होंगे, लॉन्ग ट्रेडर्स, जो पोजीशन लेकर गए 50-75 पॉइंट के लिए, 250 मिल जाए, बिल्कुल, वाह, छोड़ो कम करो। कई सारे ऐसे थे जिनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए। तो कल ओपन इंटरेस्ट में 11 लाख शेयर निफ्टी में कम हुए, 12 लाख शेयर बैंक निफ्टी में कम हुए। बैंक निफ्टी में जो कटी है पोजीशन, दोनों तरह की, लॉन्ग भी कटी है, शॉर्ट भी कटी है। लॉन्ग तो प्रॉफिट बुकिंग हुई है। सो ये सारी चीजें हैं जो कल आपको देखने को मिली। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डेटा बहुत मजबूत है और इनसे एक कंफर्ट कॉन्फिडेंस आता है कि गिरावट में एफआईएस की तरफ से खरीदारी आएगी, और बाकी कुछ हद तक शॉर्ट कवरिंग भी, जो हम आगे विस्तार से बात करेंगे। चलिए, तो ये है आपके लिए संकेत, बढ़िया एक्शन आपको बाजार में आते हुए दिखा है। आइए सर, फिर बताएं आज का सेटअप। ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है, हम विस्तार से बातचीत कर ही चुके हैं। एफआईएस और घरेलू फंड्स के संकेत भी पॉजिटिव, ये भी हम विस्तार से बातचीत कर चुके हैं। वायदा कारोबार के संकेत थोड़े सावधानी भरे, कोशिश है। यहां पर मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। बाकी ट्रेंड और सेंटिमेंट दोनों पॉजिटिव है। थैंक यू सो मच। लंबे समय बाद ट्रेंड पॉजिटिव दिखा है। सिर्फ एक एफएनओ के नंबर्स ऐसे हैं जो थोड़ा सा सावधानी की ओर इशारा कर रहे हैं, और एफआईएस के नंबर चूंकि हम बात कर चुके हैं, लेकिन एफआईएस के नंबर में भी एक छोटा सा आंकड़ा है जो थोड़ा सावधानी की ओर इशारा करता है इंडेक्स को लेकर। इंडेक्स में एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 76% पर पहुंच चुकी है, 76%, जो थोड़ी हायर साइड पे है। यहां से वो जनरली बहुत इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन बनाते नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा वहां पर हल्का सावधान रहना कि एफआईएस की तरफ से हो सकता है हायर लेवल पर इंडेक्स में आपको खरीदारी आते हुए ना दिखे। बस इतनी सी बात है। ठीक है, समझ गया सर। बड़े लेवल्स 17,950, 18,050, 100 पॉइंट की रेंज आज सपोर्ट के तौर पर काम करेगी, और जहां से आपने एक बड़ा ब्रेकआउट दिया 17,700, 17,800, मजबूत खरीदारी की जगह अगर गलती से किसी भी वजह से वहां बाजार पहुंचना, तो वो आपके लिए खरीदारी का बेहतरीन मौका होगा, जो आज नहीं होने वाला है, आगे आने वाले किसी दिनों में दिखे तो एकेडमिक पर्पज से नोट करके रखिए। मैं ऊपर की तरफ 18,175, 18,225 इस रेंज में खुलकर हम थोड़ा ताकत आजमाइश करेंगे। इसके पार 18,300, सॉरी बहुत दिन हो गए 17 करते हुए। अच्छा, ये अच्छा चेंज है, एक्सेप्टेबल चेंज है। 18,300, 18,350 ये ऊपर की रेंज है जहां पर आप हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देख सकते हैं। अल्टीमेटली दीप ऐसा लगता है कहीं न कहीं ये 18,475 से 18,600 ये फाइनल टारगेट बनेगा निफ्टी का, जहां पर लाइफ हाई है। उसके बाद देखेंगे क्या कुछ होता है। फिलहाल 18,350 ऊपर का रेंज। बैंक निफ्टी
यहाँ बड़ा मुश्किल काम है ये। बैंक निफ्टी में मैं फिर से आपको ऑनेस्टली कह रहा हूँ, आज के जो सपोर्ट के डेटा दिए अंदाज से दिए, मेरे को खुद को बहुत भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है बता दे रहा हूँ। सीधा पहला सपोर्ट ही मेरा 37,700 के आसपास आता है, 1000 पॉइंट नीचे। अब मैं 1000 पॉइंट नीचे का आपको क्या सपोर्ट दूं? आप बोले सर इससे तो बढ़िया दो ही मत। तो मैंने मेरे हिसाब से डेटा के हिसाब से थोड़े निकाले हैं, बट बहुत कॉन्फिडेंट वाले डेटा नहीं है सपोर्ट के, क्योंकि सपोर्ट बहुत गैप बड़ा छूट गया। 1500 पॉइंट आप बढ़ते हो ना तो गैप छूट जाता है। सो बैंक निफ्टी में 38,300 38,450 तुरंत एक सपोर्ट है। ठीक है, इसके नीचे 37,975 से 38,050 ये खरीदारी की जगह बनेगी। सो अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि जब तक 38,000 के ऊपर आप टिके हुए हैं तब तक टेंशन की बात नहीं है। वो भी 600 650 पॉइंट नीचे है। ऊपर 38,875 39,025 ये हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है। एक बार 39,000 को पार करके निर्णायक रूप से निकल गए, टिक गए, तो फिर 39,300 39,450 अगला टारगेट बनेगा, जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। ये आपके बैंक निफ्टी के बड़े लेवल होंगे। ठीक है सर, आज के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ कहां निकल? सपोर्ट लेवल में 18,050 पे आप बंद हुए, उसके ठीक नीचे 18,000 17,950 17,875 17,800 17,700, बस 5 ही छोटे छोटे लेवल, छोटे तो नहीं मतलब लेवल थोड़े दूर के, लेकिन 5 ही दिए। ठीक है, ये है। तो बेसिकली 17,700 17,800 आपकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो गई, और उसके पहले ये दो छोटे लेवल और है 875 950। ऊपर 18,050 से गिनिए 18,100 115 का कल हाई, 115 है तो 125 मान ले, 100 मान ले, जो भी मान ले। उसके बाद ये 50 पॉइंट की रेंज हल्की फुल्की रुकावट है जहां हम खुलेंगे। 18,175 18,200 18,225, इससे पार किया तो 18,300 18,350। फिलहाल आज के लिए मैं 200 पॉइंट से ज्यादा का मूव अभी नहीं देख रहा, लेकिन अगर हुआ 18,350 के ऊपर तो फिर 18,475 की जगह आज और कल में खुलती हुई नजर आ सकती है, 18,350 के ऊपर टिके तो। ठीक है, अब आइए बैंक निफ्टी। यहाँ लेवल्स आपको थोड़े ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी में मूव 1500 पॉइंट का, 1500 पॉइंट में बीच बीच में लेवल्स ज्यादा बन जाते हैं। तो बैंक निफ्टी में आप बंद हुए हैं 38,650 के आसपास। पहला सपोर्ट 38,550 38,450 और 38,300, ये तीन छोटे सपोर्ट हैं। 38,225 38,050 और 37,975 ये तीन मीडियम सपोर्ट है। जो बड़े सपोर्ट हैं वो 37,825 37,750 और 37,675। अब इस 37,675 के आखिरी सपोर्ट की मैं आपको महिमा बता दूं, इंपॉर्टेंस वो ये है, कल का जो आपका बैंक निफ्टी का लो है वो 37,665 का लगभग इसी लेवल का है। सो ये कल का लो है, तो जब तक आप कल का लो नहीं तोड़ते हैं बैंक निफ्टी में, तब तक आप एकदम मजबूती के ट्रेंड में। अब दिक्कत है कि कल का लो भी यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे है। इसलिए मैंने कहा कि आपको मैं सपोर्ट लेवल जो दे रहा हूँ वो बहुत ऊपर के दे रहा हूँ, वो कम कॉन्फिडेंस वाले दे रहा हूँ। तो अब 1000 पॉइंट नीचे सीधा आपका सपोर्ट है। करेक्ट। तो मतलब कल आप ये देखिए दीप की आपके 1100 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी की स्क्रीन पर हुई है, खुलने के बाद। बिल्कुल करेक्ट, ये ताकत है। इसलिए अब आपके लिए सपोर्ट थोड़े ऊपर के हो गए ये बैंक निफ्टी। इसलिए बैंक निफ्टी में 9 लेवल दिए, प्लीज बेयर विद मी। आपके ही काम के बिल्कुल नहीं, अगर जरूरत पड़े तो। अब ऊपर की तरफ आइए। हम बंद हुए 38,650 के आसपास, 635। ऊपर का पहला टारगेट बनेगा दीप 38,750 38,825 875 925। ये तो हो गए छोटे छोटे टारगेट 39,000 के नीचे के। अब आइए 39,025 39,225 39,300 39,375 ये ऊपर के टारगेट है। बेसिकली 39,500 तक की जगह है। इसके बाद 450 निकल कर आता है, मेरे ख्याल से इतना काफी है, क्योंकि 650 पे आप बंद हुए, 350 पॉइंट इधर और 350 पे 700 पॉइंट बढ़ गए तो बहुत हो गया, 2%। बिल्कुल, इससे ज्यादा क्या है, तो इतना तो बहुत हो गया। अगर बहुत बढ़ भी जाए तो 2%। ठीक है, ये आपके बैंक निफ्टी के हायर लेवल्स। अंडरस्टूड सर। वैसे तो जो डेटा है उसमें आपने थोड़ा टच अपॉन किया, बट फिर भी क्योंकि कल इतनी तेजी हुई, तो अब जो एफआईएस की पोजीशन है, साथ ही पीसीआर क्या बता रहे हैं, वो कैसे समझेंगे आप? हाँ, तो आज के लिए जो कुछ भी थोड़ी तकलीफ वाले संकेत है वो बता दूं। पहला एफआईएस का हम बात कर चुके, 76% पे आगे, 80-82 के ऊपर तो कभी खरीदते ही नहीं, फिर वो जाके वहां से देते ही देते हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा यहाँ पर रुकेगा। एक दूसरा रुकने का कारण पुट कॉल रेशियो 1.35 पर है, ओवरबॉट होने के नजदीक है जी, हायर साइड पर है जी, और आप बढ़ेंगे, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी तो ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो आपके पास दो तरीका है, या तो आप अपनी तेजी की पोजीशन को ट्रेल करते चलें, पहला। दूसरा है कि ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुक करके नीचे का इंतजार करें, और बहुत एग्रेसिव ट्रेडर है और सही जगह आपको मिले बेचने के लिए, जो मैं रेंज आगे देने जा रहा हूँ वहां पर बेचने का सोच भी सकते हैं। कच्चा तेल थोड़ा देख लें, थोड़े डाउ फ्यूचर देख लें, मूड माहौल देखकर वहां पर डिसाइड कर सकते हैं। तो ये तीन चीजें हैं जो आपको ऊपर के लेवल पे करनी, पुट कॉल रेशियो और
एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन के अंदर पर। विक्स 3% घटा है, ठीक है, कोई खास दिक्कत वाली बात। सो आज के लिए अगर हल्के से सावधानी वाले हैं या नेगेटिव संकेत हैं तो एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन और पुट कॉल रेशियो से। अच्छा, एक और बात दीप बताना चाहता हूँ, आमतौर पर हम जिस पुट कॉल रेशियो का इस्तेमाल कम करते हैं, बैंक निफ्टी 1.48 पर है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो डेफिनेटली और बहुत है, इसलिए बैंक निफ्टी के लिए 39,000 के पार निकल के टिकना चैलेंज होगा आज के लिए, वहां पर रुकना चाहिए, ऐसा मेरा समझना है डेटा के लिहाज से। अंडरस्टूड सर, ठीक है। यह है आपके लिए डेटा का एक्शन। ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली भी आएगी जो आपको ध्यान में रखनी है। पोजीशंस क्या करें फिर सर मौजूदा? स्टॉप लॉस छोटे दे रहा हूं दीप, क्योंकि मुझे प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना है 17,950। कायदे से अगर आप स्टॉप लॉस मुझे पूछेंगे तो 17,700 निकल कर आता है। अब इतने दूर के स्टॉप लॉस का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो 17,950 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे रखिए। फिर भी किसी को बहुत दूर का रखना है तो 17,675 का निकल कर आता है क्लोजिंग बेसिस पर, जो कि मतलब ही नहीं है। तो 17,950 आपका स्टॉप लॉस हो गया निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर इंट्राडे स्टॉप लॉस 38,450 का 200 पॉइंट नीचे का है, क्लोजिंग 38,000 का। अगर आपको छोटा रखना है आप अपने हिसाब से देख लीजिए, और लंबा रखना है तो भी आप अपने हिसाब से देख लीजिए। बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस बहुत क्रिस्टल क्लियर निकल कर नहीं आ रहे हैं। शॉर्ट साइड पर अगर आप हैं तो होने नहीं चाहिए। कल तो साफ ही बाजार ने चीख के कहा कि शॉर्ट मत करिए, एटलीस्ट नया तो मत ही करिए। फिर भी अगर आप हैं, अब फाइनल स्टॉप लॉस 18,225 का रख लीजिए। उसके ऊपर दिन के दौरान निकले या बंद हो तो थैंक यू वेरी मच कर लीजिए। 39,100 बैंक निफ्टी का रख लीजिए वैसे तो, और जिनको छोटा रखना है वो कल के हाई का रखें। 18,115 के ऊपर शॉर्ट काट लेनी चाहिए। 38,725 के ऊपर 38,800 के ऊपर शॉर्ट काट लेनी चाहिए। 765 कल का हाई है, तो या तो कल के हाई का आप स्टॉप लॉस रखें, और अगर नहीं दूर का रखना है तो 18,225 39,100 बैंक निफ्टी पर। क्लियर है? क्लियर है सर। मौजूदा पोजीशन सारे स्टॉप लॉसेस आपके लिए आजकल अब ये इंटरेस्टिंग रहेगा। नई पोजीशंस में खरीदे 17,950 का स्टॉप लॉस है, 100 पॉइंट नीचे का। टारगेट जो बनेगा दी वो 18,125 18,175 दो छोटे टारगेट, 200 225 मीडियम टारगेट, 300 350 बड़े टारगेट। थैंक यू वेरी मच। क्रिस्टल क्लियर 6 टारगेट। 300 350 आएगा तो वहां बेचना है, ठीक है। स्टॉप लॉस दूर का है 500 का है, नहीं लगा सकते तो मत बेचो, क्योंकि 477 का लाइफ टाइम हाई मिला है क्लोजिंग बेसिस पे। मुझे उसके ऊपर स्टॉप लॉस रखना है, उसके नीचे नहीं रखना। और फिर भी किसी को बेचना है या स्टॉप लॉस छोटा रखना है तो आप 400 का रख लो अपनी मर्जी से, वो आपकी मर्जी से, मेरी मर्जी से नहीं है। हाँ नहीं, सबको अपनी अपनी मर्जी का हक है भाई, इसमें क्या है। सही बात है। हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं कि रेजिस्टेंस लेवल के आसपास सोचते हैं कि यहाँ बेचना 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस रखेंगे, लगे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो भी स्ट्रेटेजी आपकी है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लें। फिलहाल 18,300 350 की रेंज में बेचें। 18,500 का स्टॉप लॉस है। 18,225 18,200 और 18,175 तीन छोटे टारगेट है। 125 18,050 और 18,000 फाइनल टारगेट। बस इससे ज्यादा की मंदी भी नहीं देख रहे हैं अभी, ठीक है। ये होगी आपकी निफ्टी में, एक ही लेना है एक ही बेचना, बात खत्म। क्लियर है। बैंक निफ्टी सेम, एक ही लेना है एक ही बेचना है। कल की तरह नहीं, कल तो अग्रेसिव भी कल तो वो मामला ही उल्टा हो गया ना, एग्रेसिव में बेचने वाले वाला तो मामला ही खत्म हो गया। करेक्ट। खुले ही उसके ऊपर ही, तो आप कहां से बेचोगे? करेक्ट। हाँ, इतना तो मैं मानता हूं कि हमारे दर्शकों में समझ होगी कि अगर स्टॉप लॉस के लेवल के ऊपर ही खुल रहा तो आप नहीं नहीं बेचना है, करोगे। उल्टा लेना होता है वहां पर। करेक्ट। क्योंकि ब्रेकआउट मिल रहा है आपको। कल जहां खुल रहा हमने यही बात की थी कि अगर 18,225 के 17,825 के ऊपर टिकता है तुरंत खरीदारी कर लीजिए। बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल। 17,825 के ऊपर टिक ही गया, शुरुआत जो ले पाए अच्छी बात है। अब आइए बैंक निफ्टी खरीदना या छोटा स्टॉप लॉस दीप 200 पॉइंट नीचे 38,450 का, ठीक है। क्लियर है। 38,825 875 और 925 छोटे टारगेट हैं। 39,025 225 300 मीडियम टारगेट, बड़े टारगेट जो भी मान लें। 39,375 तक का और बनता है, 39,300 तक भी बहुत है। यहां पर बिकवाली किराए एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बैंक निफ्टी में एक ही है, लेकिन वो भी एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि ये ट्रिगर भी हो सकता है स्टॉप लॉस। तो इसलिए अगर आपको बेचना है तो 38,925 39,025 ये 100 पॉइंट की रेंज में बेचिए, ठीक है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 39,100 का होगा। बेच पाए तो बेचे, नहीं तो नहीं भी करेंगे तो कोई जबरदस्ती नहीं है, जरूरी नहीं है। लेकिन रुकना है तो 39,000 के आसपास रुकना है बैंक निफ्टी को। वो पार किया तो फिर और बड़ी तेजी बनेगी, ठीक है। अगर आप वो नहीं कर सकते, नीचे आए तो वापस खरीद लीजिए। अगर शॉर्ट करना नहीं आता, कोई जरूरी नहीं कि करना ही है, लेकिन करना है तो 39,100 आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। नीचे के टारगेट बनेंगे 38,825 38,775 और 38,650 तीन छोटे टारगेट हैं। 38,550 450 और 300 मीडियम टारगेट है। 38,225 और 38,050 फाइनल टारगेट, जिसके लिए बैंक निफ्टी में करनी है बिकवाली। ठीक है सर, तो चलिए ये है आपके लिए सारे लेवल्स खरीदारी बिकवाली निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के। वायदा कारोबार के बैन में कोई स्टॉक है नहीं। फंड्स का डेटा आपने समझा दिया, वायदा कारोबार का कोई डेटा? 18,000 में एक और ब्रेक है। 18,000 के ऊपर जब तक है तब तक आपको तनाव बिल्कुल नहीं आना चाहिए। 18,000 के पुट पर 53 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 54 लाख शेयर है, बराबरी का ओपन इंटरेस्ट है, और उसमें से भी 49 लाख शेयर पुट में कल ही जुड़े हैं। तो 18,000 को डिफेंड करना बुल ट्रेडर्स के लिए बहुत जरूरी है।
तेजी का लेंगे तो 25-50 पॉइंट का आप थोड़ा सा कुशन भी ले लें तो 17,950 18,000 आपके लिए रॉक बॉटम सपोर्ट दिन के लिए हो गया ये डेटा में। अब आप 18,200 के ऊपर निकलकर टिकेंगे तो बढ़िया तगड़ी खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग आएगी। क्यों? 18,200 के कॉल पर 40 लाख शेयर हैं दीप, और अगर आप 18,200 को पार करके टिक जाते हैं तो करीबन आपके 1.5 करोड़ शेयर ऐसे हैं कॉल राइटर्स जो रिस्क पर आएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। 1.5 करोड़ शेयर, 1.5 करोड़ अभी भी 18,200 के ऊपर। सो 18,200 के ऊपर टिकने पर, इसीलिए मैंने कहा कि 18,175 18,225 कंजेशन जोन है, 18,225 के ऊपर निकल कर टिक गए तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी जो 300-350 तक ले जाएगी निफ्टी को। ये डेटा में साफ दिख रहा है। क्लियर क्लियर। बैंक निफ्टी 38,000 को मैंने क्यों सपोर्ट दिया? 38,000 के पुट पर 19 लाख शेयर है, बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, वो आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। उससे पहले 38,500 मेक और ब्रेक लेवल है। आप 150 पॉइंट कमजोर हो भी जाएं बैंक निफ्टी पे तो टेंशन मत लीजिए। जब तक आप 38,500 के नीचे ट्रेड नहीं करें तब तक आप मजबूती है। जब तक 18,000 के नीचे ट्रेड नहीं करें तब तक आप मजबूती है। 50 पॉइंट निफ्टी पे गिर भी जाए तो टेंशन नहीं है। 150 पॉइंट बैंक निफ्टी पर गिर भी जाए तो टेंशन नहीं है। 38,500 से ही पहला पॉइंट गिरना है अपने को, ठीक है? 38,500, हाँ, तो 38 ऊपर में 39,000 बड़ी रुकावट है। 23 लाख शेयर है ओपन इंटरेस्ट में, हाईएस्ट है। सो बेसिकली हो सकता है 38,500 39,000 की रेंज में थोड़ा टाइम पास करें हम। 39,000 को पार करके टिक गए तो फिर शॉर्ट कवरिंग तगड़ी आएगी जो 39,350 39,500 का रास्ता इसी एक्सपायरी के पहले खोल देगी। 350 से 500 पॉइंट वहां से और बढ़ेगा। सो 39,000 ऊपर की तरफ बड़ा रुकावट वाला लेवल है, उसको पार करना है। जैसे 18,200 को पार करके टिकना है वैसे 39,000 को पार करके टिकना है। ये दोनों कोरेस्पॉन्डिंग लेवल आपके हो गए। अंडरस्टूड सर, ठीक है। तो यह है आपके लिए आज की पूरी स्ट्रैटेजी, सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर रखनी है आपको नजर। आइए बता दें आपको आज खबरों वाले शेयर्स और साथ ही ब्रोकरेज एक्शन भी वरुण, कुशल और आशीष के साथ। वरुण, मॉर्निंग, बताएं आज की ट्रिगर्स और खबरें क्या हैं? गुड मॉर्निंग दीप। तो सबसे पहले आईपीओ आज हरिओम पाइप्स का खत्म हो जाएगा, तो आज आखिरी, हाँ फाइनली आज खत्म हो जाएगा। लंबा टाइम मिला खुलने का, बहुत लंबा टाइम 5-6 दिन 5 दिन और बीच में वीकेंड भी आ गया। वीकेंड, तो ऐसा लगा हफ्तों पूरी महीनों से चर्चा का विषय बना, मतलब आराम से पूरा कवरेज मिला है 5-7 दिन तक। ठीक है, तो ये आज बंद हो जाएगा। तो इसका अपडेट मैं दे देता हूँ कि आखिरी दिन पे आईपीओ जो है अब तक करीब 3.44 टाइम्स भर चुका है और रिटेल का हिस्सा जो है 7.18 टाइम्स जो है भर चुका है। देखते हैं आज फाइनल सब्सक्रिप्शन कितना आता है। प्राइस बैंड 144 से 153 रुपीज़ का, माफ़ कीजिएगा, 130 करोड़ का आईपीओ है। विप्रो की आज डिविडेंड की एक्स डेट है 5 रुपये प्रति शेयर की, तो वहाँ पे एडजस्टमेंट होगा। एसबीआई कार्ड्स पे नजर रखेगा क्योंकि यहाँ पे कार्लाइल जो है ब्लॉक डील के जरिए करीब 3% के आसपास की हिस्सेदारी बेचने वाला है। 851 से 876 के आसपास में हिस्सेदारी बेची जाएगी। 2,500 करोड़ के आसपास की जो ओवरऑल डील है उसकी साइज है। 2.91 करोड़ शेयर जो है वो यहाँ बेचे जा सकते हैं। वही जोमेटो, यहाँ पे जी बिजनेस की जो खबर थी उस पर मोहर लगी है। यहाँ पे सीसीआई ने जोमेटो और स्विगी के खिलाफ जाँच के आदेश दे दिए हैं। जोमेटो स्विगी पर कंपटीशन लॉ उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। डायरेक्टर जनरल 60 दिन में रिपोर्ट जो है उसको सौंपेंगे और एनआरएआई की शिकायत पर ये जांच जो है वो शुरू की गई है। जोमेटो स्विगी के काम के तरीके जो है उनकी जांच होने वाली है और इन पे ज़्यादा कमीशन लेने का आरोप लगाया जा रहा है। तो इसके चलते इन कंपनीज पे आप नज़र रखेगा, खासकर जोमेटो पे, क्योंकि जी बिजनेस की जो खबर थी वो अब सही साबित होते हुए नजर आई है। फिर से एक बार मोहर लगी है। इसके अलावा बिजनेस अपडेट्स जिसमें बजाज फाइनेंस है, नए लोन्स की जो बुकिंग है उसमें करीब 14.5% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। एयूएम में 29% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। फेडरल बैंक कासा जो है 15% बढ़ा है। डिपॉजिट्स में करीब 5.3% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। ये मैं आपको Q4 के अपडेट्स दे रहा हूँ। और 31 मार्च तक ग्रॉस एडवांसेस जो है उसमें 9.5% की बढ़ोतरी हुई है। और इंडसइंड बैंक एडवांसेस जो है 13% बढ़े हैं। डिपॉजिट्स में करीब 15% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। कासा रेशियो जो है 41.8% से बढ़कर 42.8% पे आ चुका है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ खबरें और अपडेट्स तो आ ही रहे हैं। कुशल, मॉर्निंग, बताएं कुछ अपडेट्स और खबरें आप भी लेकर आए हैं। मॉर्निंग दीपांशु, अपडेट का सिलसिला जारी है। सबसे पहले ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक वरुण की सूची को आगे बढ़ाते हुए डिपॉजिट्स 46% बढ़कर लगभग 52,582 करोड़ होते हुए दिखे हैं। साथ ही कासा रेशियो भी 23% बढ़ा है। लोन एयूएम जो है कंपनी का 27% तक बढ़ता हुआ दिखा है और कलेक्शन एफिशिएंसी भी 112% पर है। हिंदुस्तान जिंक, यहां पर भी Q4 अपडेट्स हैं। प्रोडक्शन नंबर्स, इनका माइन मिनरल्स जो है लगभग 2.5 लाख टन पर आया है। 2.88 लाख के मुकाबले 3% अप है। 2% इंटीग्रेटेड सेल
सेलेबल मेटल है। हालांकि सिल्वर इंटीग्रेटेड जो है वो करीबन 20% गिरता हुआ दिखा है सालाना आधार पर। वेदांता Q4 में एल्यूमिनियम उत्पादन लगभग 8% बढ़ता हुआ दिखा है सालाना आधार पर। और मॉइल, यहां पर भी आप देखिए कंपनी ने FY22 में मैंगनीज ओर का अभी तक का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन और बिक्री आंकड़े को छुआ है, ऐसा कंपनी की तरफ से अपडेट है। तो अच्छा अपडेट है आप कह सकते हैं। प्रोडक्शन लगभग 8% बढ़ा है और टर्नओवर जो प्रोविजनल है वो लगभग 22% सालाना आधार पर बढ़ता हुआ दिखा है। BEML यहां पर FY22 के लिए 4000 करोड़ से अधिक के जो ऑपरेशन से इनका रिकॉर्ड रेवेन्यू आता हुआ दिखा है। तो अच्छा इंटरेस्टिंग अपडेट BEML की तरफ से भी है। IDFC बंधन बैंक आज फोकस में रहेंगे क्योंकि यहां पर म्यूचुअल फंड कारोबार को बेचने की डील जो है अब आखिरी चरण में है। ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं। डील की साइज लगभग 4500 करोड़ रुपए पर आती हुई दिख रही है और हिस्सा खरीदने के लिए बंधन ग्रुप सबसे आगे है। हमने आपको पहले भी ये खबर बताई थी कि यहां पर म्यूचुअल फंड बिजनेस जो है ये खरीदने के लिए बंधन ग्रुप भी आगे आता हुआ दिख सकता है कुछ PE निवेशकों के साथ। तो आप कह सकते हैं एक तरह से खबर पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है। रिलायंस कैपिटल अंत में इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन के तहत लगभग 55 EOIs मिलते हुए दिखे हैं। तो अच्छी खबर रिलायंस कैपिटल की तरफ से। तो चलिए नजर रखेंगे सारे काउंटर्स पर। फाइनेंशियल्स ऑफ कोर्स एक बार फिर से फोकस में रहने आ रहे हैं क्योंकि काफी सारे अपडेट्स आपके सामने आते हुए दिखे और इसका रिएक्शन भी बाजार दिखाएगा। रिएक्शन आने वाला है सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर और ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में आशीष के साथ FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की। गुड मॉर्निंग दीपांशु। बजाज फाइनेंस यहां पर फोकस रहेगा। आज CLSA और मॉर्गन स्टैनली के बीच में जो है बुल वर्सेस बेयर हो रहा है क्योंकि CLSA देखें तो बिकवाली किराए को बरकरार रखे हुए हैं। 7491 के जो है कल की क्लोजिंग है, ये 6500 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। वहीं मॉर्गन स्टैनली देखें तो ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 8750 रुपए के लक्ष्य के लिए। देखिए CLSA का मानना है कि लोन ग्रोथ के लिहाज से तो तिमाही काफी बढ़िया थी, चौथी तिमाही, लेकिन कस्टमर एक्विजिशन जो है यहाँ पर थोड़ी सी नरमी देखने को मिली। बाकी AUM ग्रोथ इन्हें ठीक ठाक लगी है। वहीं मॉर्गन स्टैनली देखें तो ये मान रहे हैं कि इनकी जो AUM के आंकड़े हैं, ग्रोथ के आंकड़े, वो इनके अनुमान के बेहतर हैं, जिसके चलते इन्होंने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 8750 रुपए के लक्ष्य के लिए। HDFC बैंक कल स्टॉक सबसे ज्यादा सुर्खियों में था। यहाँ पर देखिए मैक्वारी की तरफ से रिपोर्ट आई है, हालांकि कोई बड़ा चेंजेस नहीं किया। यहाँ पर देखिए आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 1657 जो है कल की क्लोजिंग है, 2005 रुपए का ये लक्ष्य दे रहे हैं। M&M फाइनेंस यहाँ पर भी नजर रखिएगा। सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है। क्वार्टरली अपडेट्स के बाद देखिए यहाँ पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लक्ष्य दिया करीब 190 रुपए का। और ये मान रहे कि कलेक्शन एफिशिएंसी में काफी बढ़िया है, लोन ग्रोथ पिकअप कर रही है, जिसके चलते यहाँ पर फोकस रहेगा। वहीं बैंक ऑफ अमेरिका भी देखें तो खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए करीब 188 रुपए के लक्ष्य के लिए। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 205। ब्रोकरेज हाउस में सबसे ज्यादा बुलिश जो है M&M फाइनेंस पर मॉर्गन स्टैनली नजर आ रहे हैं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर भी देखिए मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1309 जो है कल की क्लोजिंग है, 1510 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। ये मान रहे कि AUM ग्रोथ तिमाही दर तिमाही 14% और सालाना आधार पर 27% की ग्रोथ देखने को मिली है। कलेक्शन एफिशिएंसी यहाँ पर भी सुधरी है, मजबूत है, जिसके चलते स्टॉक के ऊपर जो है भरोसा बरकरार देखने को मिला है। और फेडरल बैंक यहाँ पर भी देखें तो उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा 130 के लक्ष्य के लिए। इंडसइंड बैंक पर 1200 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं और IDFC फर्स्ट बैंक पर बेरिश है, अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 33 के लक्ष्य के लिए। सब बैंक्स की है और कोई नहीं है? और भी रिपोर्ट्स हैं सर, रिपोर्ट्स आज बहुत सारी आई हैं। सब बैंक्स, NBFC। लेकिन सर आज की रिपोर्ट्स में खासियत है कि किसी ने टारगेट प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज कुछ नहीं, कोई बदलाव नहीं, सब रीआइटरेट है। ऐसा क्यों? वेट एंड वॉच वाले मोड। हाँ, वेट एंड वॉच में मेरे ख्याल से इस क्वार्टर के रिजल्ट्स देखने के बाद थोड़ा डिसाइड करेंगे। और इस क्वार्टर के रिजल्ट्स के साथ एक और बड़ी चीज जो होगी वो ये कि ज्यादातर कंपनियां वित्त वर्ष 2023 के लिए अपना आउटलुक भी देगी। तो थोड़ा ये पिछले 3-4 महीने जिस तरह के निकले हैं उसमें कंपनियां कितनी कॉन्फिडेंट है, शायद पहले ब्रोकरेजेस वो देखना चाहते हैं। चलिए बताइए और दूसरी रिपोर्ट्स। और सर ऑटो स्टॉक्स आज ज्यादा फोकस में रहेंगे बैंक्स और फाइनेंशियल्स के अलावा। मारुति पर देखें तो HSBC की अच्छी रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 9500 रुपए के लक्ष्य ले। ये मान रहे कि नए लॉन्चेस से आगे फायदा देखने को मिलेगा, लेकिन कमोडिटी इन्फ्लेशन ये एक चिंता का कारण है। इसके अलावा क्रेडिट स्विस की एक बहुत बड़ी डिटेल रिपोर्ट आई है, सभी स्टॉक्स के ऊपर कवरेज है, लेकिन रीआइटरेट किया है, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स आपके सामने रखता हूं। M&M फाइनेंस यहाँ पर देखें आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 834 की क्लोजिंग है, 1090 रुपए का लक्ष्य दिया है। अशोक लेलैंड पर भी आउट परफॉर्म है 158 के लक्ष्य के लिए। और साथ में अगर आप देखें तो मारुति यहाँ पर ये सबसे ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं क्योंकि आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है करीब 10,390 रुपए के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट्स जिन पर आज रहेगा पूरा एक्शन भी। आइए इस एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ तैयार है। बिगुल है पिक ऑफ द डे का।
बंसल जी सुप्रभात, करिए शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द डे है कोटक महिंद्रा बैंक, जिसपे कल भी मैंने और कुणाल जी ने खरीदारी की राय दी थी। यहाँ पर खरीदना है 1798, 1800 रुपए से 2 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। 1798 का स्टॉप लॉस है। 1909 के टारगेट के लिए कोटक महिंद्रा बैंक है मेरा पिक ऑफ द डे। ओके, कोटक बैंक में खरीदारी करने की राय बंसल जी की तरफ से। आइए जानते हैं मोदी जी से भी उनकी पसंद का शेयर। मोदी जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग जी। देखिए, पिक ऑफ द डे में हमने चुना है आईजीएल को। गैस रिलेटेड स्टॉक्स में मोमेंटम बना हुआ है। कल के सेशन में अगर हम बात करें तो एमजीएल में बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला। गुजरात गैस में लोअर लेवल से बाइंग नजर आई है, तो लग रहा है अब यहाँ से आईजीएल फॉलो अप बाइंग दिखाता हुआ नजर आएगा। चार्ट्स पर भी काफी अच्छा सेटअप बना हुआ है। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, उसके ब्रेकआउट के पास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है, तो आईजीएल को यहाँ पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। 405 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 383 का। 383 स्टॉप लॉस, 405 टारगेट, खरीदना है आईजीएल। आइए किरण जी को क्या पसंद है जान लेते हैं उनसे भी। गुड मॉर्निंग किरण जी, पिक ऑफ द डे। अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग, डीप मॉर्निंग। मेरे 2 स्टॉक्स रहेंगे अनिल जी। एक बालाजी अमाइंस रहेगा कैश मार्केट में। इधर आपको 3140 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने की सलाह होगी। आपका पहला टारगेट 3500, दूसरा टारगेट 3620, ये टारगेट्स मान के चलने चाहिए। काफी अच्छा लोअर टॉप लोअर बॉटम के पैटर्न थे। अभी हायर टॉप हायर बॉटम कल के स्विंग टॉप को क्रॉस करते हुए हमने देखा, तो मेरा मानना है कि अभी ये मोमेंटम काफी स्ट्रांग रहेगा। इवेंचुअली ये टारगेट 4000 के देखने को मिल जाने चाहिए, तो इधर आपको लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करनी है। दूसरा जो डेरिवेटिव सेगमेंट का है IEX, इस स्टॉक को भी बाय करने की सलाह है। इधर भी एक काफी स्ट्रांग इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देखने को मिला है। 234 या 233 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने चाहिए, और पोजिशनली मुझे लगता है 260 के आसपास के टारगेट्स पर आज के लिए बात करें तो मुझे लगता है कि आपको 250 के आसपास के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, 250 260 के टारगेट के लिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में करें खरीदारी। कल सेकंड हाफ में बढ़िया मजबूती दिखाता हुआ दिखा स्टॉक, 240 के आसपास बंद होता हुआ। बालाजी अमाइंस, ये एक और फंडामेंटली मजबूत स्टॉक जहां खरीदारी करने की राय किरण जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। आइए कुणाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। अनिल जी सुप्रभात आपको, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी खरीदारी की राय एलएनटी में है, और एलएनटी में अनिल जी एक विशेष पैटर्न बना है जिसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न कहते हैं। ब्रेकआउट आ चुका है। मुझे लगता है अनिल जी कम से कम 125 रुपए की तेजी आपको एलएनटी में बनते हुए दिखेगी। खरीदारी की राय है 1805 रुपए पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट होगा 1856 पर और दूसरा टारगेट होगा 1895 का, तो 1895 के टारगेट के लिए खरीदारी की राय है एलएनटी में। इस पैटर्न में क्या विशेष है? इसका तो नाम हमने बहुत बार सुना हुआ है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये तो कोई नया नहीं पैटर्न है आपका, वो जैसा कभी कभार बनने वाला था डायमंड पैटर्न, जो एक बार आपने आईसीआईसीआई बैंक में बनाया था, फिर उसके बाद 200-250 रुपये आईसीआईसीआई बैंक भाग गया। ऐसा कुछ इसमें भी होने वाला है? देखिए अनिल जी, नाम तो अनिल जी आपका भी सभी ने सुना है, हाँ। लेकिन अनिल जी आप इतने विशेष हैं, तो अनिल जी नाम जिसका ज्यादा सुना होता है अनिल जी वही विशेष होता है। ये आपने घुमा दी बात को बहुत मतलब एकदम चालाकी से घुमा दी, डिफ्लेक्ट कर। हाँ, आपने कुछ बोल भी नहीं सकता। क्या बोलो? ठीक है कुणाल जी, जो आपने कहा वही सही है एकदम। आइए अविनाश जी से भी करते हैं। जी मोदी जी कुछ कह रहे हैं। जी मोदी जी। अनिल जी देखिए, इस पैटर्न में बस एक ही चीज कहूंगा, हाँ। बहुत सारे टेक्निकल पैटर्न्स बनते हैं, लेकिन मोर देन 70% हिट रेशियो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न में नजर आता है। तो टेक्निकल एनालिस्ट का बहुत ज्यादा जो बाइस रहता है वो इस पैटर्न पे रहता है। अच्छा, कोई ऐसा पैटर्न है जिसका 100% हिट रेशियो हो? अनिल जी देखिए, 100% हिट रेशियो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मार्केट में 100% एफिशिएंसी नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ कुणाल जी बोलिए। अरे जी खोज जारी है, 100% का पैटर्न खोजते ही अनिल जी आपको इत्तला देंगे मैं और राकेश जी। है मेरे पास ऐसा 100% हिट रेशियो वाला पैटर्न, एलन मस्क साहब का ट्वीट। उनका ट्रम्प साहब के बाद तो अब पहले ट्रम्प साहब का होता था, उसके बाद उनका ट्वीट। ओहो गजब ही है भाई साहब, मतलब क्या कमाल है, मतलब कुछ भी करते ट्वीट पे। और भाव जो देखो 27%, खैर वो तो स्टेक भी खरीदी, बट जो भी है। आइए अविनाश सर हमारे साथ है। सर गुड मॉर्निंग, बताएं आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु।
अनिल जी, जो स्टॉक हमको पसंद है, जो पिक ऑफ द डे हो सकता है, वो बेसिकली एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इस बैंक ने कल अपना बिजनेस अपडेट दिया था फोर्थ क्वार्टर के लिए। बहुत ही दमदार नंबर आ गए हैं। इनफैक्ट कासा रेशियो 23% से 37% हो गया है। लोन्स का जो ग्रोथ नंबर है और एडवांसेस का जो नंबर है, वो करीबन 37 टू 40% आया है। मुझे लग रहा है कि चौथी तिमाही काफी दमदार आएगी और सबसे बड़ी बात, काफी समय के बाद जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वहां पे हम अच्छी तेजी देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर किसी को 6 से 12 महीने की अवधि का इन्वेस्टमेंट करना है, तो करीबन 1500 रुपए का टारगेट प्राइस पॉसिबल है, तो इसको जरूर खरीदना चाहिए। और दूसरा स्टॉक अनिल जी, जो ब्रोकिंग स्पेस में हमको पसंद है, वो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है। करीबन 630 का प्राइस है। हमको लग रहा है कि जिस प्रकार के वॉल्यूम्स डिलीवरी में आ रहे हैं, प्लस रिटेल इन्वेस्टर्स निवेश कर रहे हैं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में जरूर एक निवेश का मौका बन सकता है। हमने देखा है कि बाकी जो प्लेयर्स है, उन्होंने भी मार्केट शेयर गेन किए। तो यहाँ पे करीबन अगर 6 टू 12 मंथ्स का नजरिया है, तो 725 750 का टारगेट प्राइस लेके इसको भी खरीदना चाहिए। 725 का टारगेट रखें आप आईसीआईसीआई बैंक के लिए भी। तो दो स्टॉक हैं जो पसंद है आपको अविनाशी को। एयू स्मॉल फाइनेंस ये रखें आप 1500 का टारगेट। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ये रखें 750 तक के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में। आइए अब बढ़ते हैं कुछ खबरों वाले शेयर पे, लेकिन उससे पहले मुदित जी, आपके लिए भी हमारे पास कुछ आज एक विशेष आयोजन है जो थोड़ी देर में आपके सामने सरप्राइज के तौर पर आने वाला है, तो उसका आप इंतजार कीजिए, आएगा थोड़ी देर में। मैंने कहा थोड़ा सा आपको बता दूं, अचानक से आपको शौक न लगे, अरे ये क्या हो गया है ना, वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए पहले बता देना, अलर्ट कर देना सही है। तो थोड़ा सा उसका इंतजार करें। तब तक आइए कुछ खबरों पर हम राय जानने। एसबीआई कार्ड्स, इसके चार्ट्स भी चाहिए मुझे मुदित जी, आप चार्ट्स पर राय दीजिएगा, किन लेवल के आसपास खरीदारी करनी चाहिए। और फंडामेंटल राय में एक बार अविनाश सर से लेना चाहता हूँ, क्योंकि कार्लाइल इसमें अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है 3%। आज डील होने वाली है 851 से 875-76 की रेंज में हो सकती है, और आज शायद आखिरी इनकी लॉट है जो बिक जाएगी। बिल्कुल। क्या ऐसे में एसबीआई कार्ड आज खरीदना बनता है फंडामेंटली? अविनाश जी बताएं। अनिल जी, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली लास्ट जो ट्रांच कार्ले बेचेगा, उससे स्टॉक में जो ओवरहैंग है वो निकल जाएगा। और जिस प्रकार से अभी पोस्ट कोविड में नॉर्मल सी आई है, हमको लग रहा है कि क्रेडिट कार्ड में अभी भी पेनिट्रेशन के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एसबीआई कार्ड बेसिकली सेकंड नंबर पे आता है एचडीएफसी के बाद। तो हमको लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी बड़ी है। अगर किसी को मीडियम टू लॉन्ग टर्म निवेश करना है और आज के डाइवर्समेंट के बाद अगर आपको कमजोरी थोड़ी सी दिखती है स्टॉक में, तो उसका फायदा जरूर लेना चाहिए। मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल स्पेस में क्रेडिट कार्ड से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और डेफिनेटली कंपनी को फायदा होगा। तो अगर गिरता है, थोड़ी सी कमजोरी आती है, तो पोर्टफोलियो में ऐड करने जैसा स्टॉक है, इसमें कोई डाउट नहीं। पोर्टफोलियो में ऐड करने वाला स्टॉक है, कोई डाउट नहीं है जहां तक एसबीआई कार्ड का सवाल है। चार्ट चेक भी लिया जाए इस पर, क्या कहेंगे सर कुणाल जी, एसबीआई कार्ड? देखिए, काफी समय से स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है दीपांशु। जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है स्टॉक का और जो कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स हैं उसके चलते भी हमने देखा कि स्टॉक में उस तरह का वन साइडेड मूव देखने को नहीं मिला। मुझे लगता है कि देखिए थोड़ा पेशेंस टेस्ट करेगा ये स्टॉक। नीचे के लेवल से अच्छी शानदार रिकवरी हुई है, तो अगर देखिए थोड़ा सा अगर आप इसमें धीरज रखें, मध्यम से लंबी अवधि का निवेश करें, गिरावट में और धीरे धीरे करके इसको एक्यूमुलेट करें, तो ये शानदार रिटर्न्स आपको आने वाले समय में दे सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म अपसाइड बनने की संभावना थोड़ी कम दिखती है। तो मेरी राय में गिरावट में, डिप्स में धीरे धीरे करके पेशेंटली एक्यूमुलेट करने के लिए। ये है कुणाल जी की राय। माफ कीजिएगा मुदित जी, आप भी चार्ट देख रहे थे सर, बताएं एसबीआई कार्ड पर आपकी राय। देखिए, एसबीआई कार्ड की स्ट्रक्चर पॉजिटिव नजर आ रहा है और हमें लगता है इस काउंटर में बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। ब्रेकआउट के पास बिल्कुल ये काउंटर है, जैसे ही 882 का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, 930 रुपए तक के अपसाइड मूव इस काउंटर में डिलीवर होते हुए नजर आएंगे। तो बिल्कुल बाय ऑन डिप्स का काउंटर है, यहाँ पर बाय कीजिए, कोई डिप आता है बाय करके चलेंगे। और 882 के ऊपर तो अग्रेसिव होकर बाय करने की सलाह है। 930 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 855। ओके, तो 855 का स्टॉप लॉस होगा, 930 का टारगेट। कन्विक्शन आ रहा है एसबीआई कार्ड पर, नजर रखिए। फंडामेंटली भी अच्छा लग रहा है और आज
आज जो ये कार्लाइल की 3% की जो बाकी हिस्सेदारी है बिक जाएगी, इसके बाद जो एक ओवरहैंग बना हुआ था वो भी निकल जाएगा इस पर से। बट जोमेटो और हमारी खबर पर मुहर भी लगी है। एक बार अविनाश जी आपके पास वापस आ रहा हूँ। सीसीआई ने जोमेटो और स्विगी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। हमने इसके बारे में आपको फरवरी में ही बता दिया था। रेस्टोरेंट एसोसिएशन की शिकायत थी प्राइसिंग को लेकर, जिस तरह से ये अपनी मार्केट डोमिनेंस का इस्तेमाल करते हैं उसको लेकर। कैसे देखना है सर इस डेवलपमेंट को जोमेटो के लिए? दीपांशु, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डेफिनेटली नेगेटिव सरप्राइज है और इंक्वायरी से क्या निकलता है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। बट ये कोई डाउट नहीं कि जोमेटो की जो प्राइसिंग है वो डेफिनेटली प्रीमियम प्राइसिंग है जो उनको बेनिफिट करती है और रेस्टोरेंट्स को कम। तो डेफिनेटली आई थिंक ये रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स रहेंगी वो इम्पोर्टेंट रहेगी। आज शायद स्टॉक थोड़ा सा वीक रहे, बट उसके बाद मार्केट्स वापस फोकस करेंगे कि इनकी ग्रॉस मर्चेंट वैल्यू कितनी है, कितने रेवेन्यू ये जनरेट करते हैं। तो मेरे ख्याल से 1-2 दिन के लिए शायद थोड़ी कमजोरी रहेगी, बट उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रहेगा कि इस रिपोर्ट से कुछ मटेरियल निकलता है कि नहीं, क्योंकि ये जो कंप्लेंट्स है वो पहले भी जोमेटो की पहले रजिस्टर हुई थी, बट उससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं था। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे। मुझे नहीं लग रहा है कि इस न्यूज से कोई भारी गिरावट नियर टर्म में बन सकती है, प्योरली बिकॉज ऑफ दिस कंप्लेंट। चलिए, तो कुछ ज़्यादा भारी गिरावट नहीं बननी चाहिए, बट डेफिनेटली एक इम्पैक्ट तो आना ही चाहिए। हमारी खबर पर मोहर भी लगी है। वैसे भी अपने आईपीओ प्राइस के पास ही है, आधा हो गया है अपने लिस्टिंग के बाद जो इसने गेंस दिए थे। तो अब देखते हैं कैसी चाल रहेगी जहां तक जोमेटो का सवाल है। बजाज फाइनेंस ऑफ कोर्स फोकस में रहने वाला है और किरण जी आपसे अपडेट भी लेना है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों पर ही आप अपडेट्स देते रहते हैं। इनके भी जो Q4 बिजनेस अपडेट्स आए हैं अच्छे आए हैं। न्यू लोन्स में 14% का आपने इजाफा बनते हुए देखा है। FY22 में 46% नए लोन्स इनके बढ़े हैं। AUM में लगभग 29% की बढ़त देखी गई है। बजाज फाइनेंस की चार्ट पर क्या राय है सर? दीप, बजाज फाइनेंस का चार्ट बहुत ही बेहतरीन है और जो हमारे पोजिशनल टारगेट्स है अप्रैल सीरीज के लिए 78-7900 के, वो हासिल होते नजर आ जाने चाहिए। जो मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है बहुत स्ट्रांग है, तो बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है। नीचे थोड़ा सा मिले तो वापस एक बार ऐड करने की सलाह है। चार्ट पैटर्न बहुत ही शानदार है। बिल्कुल, तो चार्ट पैटर्न बहुत ही शानदार है, परेशानी की कोई बात नहीं है। नॉर्थ अमेरिका क्लास 8 ट्रक ऑर्डर्स भी आपको आते हुए दिख रहे हैं। भारत फोर्ज, आरके फोर्जिंग्स, ये दोनों ही आपको एक्शन में दिखेंगे। मार्च के महीने में क्लास 8 ट्रक ऑर्डर्स में 47% की गिरावट आपने देखी है। अगर आप साल दर साल के कंपैरिजन की यहाँ पर बात करें तो उतना अच्छा अपडेट इनके लिए नहीं आते हुए दिखा है। भारत फोर्ज, जरा इसके चार्ट पर बंसल जी अपनी राय दें। दीपांशु, भारत फोर्ज का टेक्निकल चार्ट देखें तो चार्ट ठीक है। कल के सत्र में गैप अप ओपनिंग के साथ 3 दिन की ट्रेडिंग चैनल से यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो टेक्निकली दीपांशु यहाँ पर ऊपर में 731, 733 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो जिनके पास है होल्ड करें और करेक्शन पर अगर 704, 705 के अराउंड मिलता है तो उस तरह के अराउंड बाय भी किया जा सकता है। तो ये है आपके लिए भारत फोर्ज जहां पर आपको रखनी है नजर। अविनाश जी आपसे राय लेना चाहूंगा जहां तक ऑटो काउंटर्स का सवाल है। मारुति पे स्पेशली HSBC 9500 के टारगेट दे रहा है। CLSA कह रहा है कि आने वाले समय थोड़ा खराब रह सकता है ऑटो के लिए, और क्रेडिट स्विस 10,400 के टारगेट्स दे रहा है। तो 7,750 पर मारुति है। क्या इन टारगेट्स की तरफ मूव करते हुए देखते हैं काउंटर को सर? दीपांशु, मुझे लग रहा है कि आने वाला साल ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से जो सेमीकंडक्टर चिप्स का भी प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रहा है। प्लस सबसे बड़ी बात कमोडिटी प्राइसेस में अगर थोड़ा सा कंट्रोल आगे आता है तो डेफिनेटली मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट आएगी। लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ अभी भी स्ट्रांग है। ऑन ग्राउंड जो एक्टिविटीज है वो इंडिकेट कर रही है कि डिमांड काफी स्ट्रांग है और हमको लग रहा है कि FY23 में कम से कम FY23 के मुकाबले में वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी रहेगी। तो मारुति को डेफिनेटली अगर मीडियम टर्म व्यू है तो खरीदना चाहिए। मुझे लग रहा है कि जितनी भी नेगेटिविटी स्टॉक में होनी थी वो हो गई है और आने वाले साल में अगर होपफुली वॉल्यूम ग्रोथ पिकअप होता है तो मार्केट्स को काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट और पॉजिटिव डेवलपमेंट लगेगा। सबसे बड़ी बात, इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में उतरने की अभी बात की है। हालांकि ये व्हीकल्स 23 में नहीं बट शायद 24 में आएंगे, लेकिन डेफिनेटली 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन्होंने प्लान किया है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल बी द नेक्स्ट ट्रिगर। बट यस, मारुति को डेफिनेटली थोड़ा सा अगर करंट प्राइस या और थोड़ा डिक्लाइन होता है तो पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदना चाहिए। हमारा यहाँ पे मीडियम टर्म टारगेट करीबन 9,000 रुपीज है, तो डेफिनेटली ये खरीदने लायक स्टॉक है। ये डेफिनेटली खरीदने लायक स्टॉक बनता है आपके लिए। आइए कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन दिख सकता है। बंसल जी, BEML, इसके चार्ट्स देखिए। 2 दिन पहले बड़ा सुर्खियों में आया था, आज फिर से खबर ये आ रही कि ये वित्त वर्ष जो खत्म हुआ है 31 मार्च को, इसमें 4,000 करोड़ से ज़्यादा का
ऑपरेशन से रिकॉर्ड रेवेन्यू किया है, यानी कि ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस ऑपरेशनली बीएमएल के लिए आई है। चार्ट पर राय दीजिए। अनिल जी, चार्ट्स काफी प्रॉमिसिंग है, हमारे तो टारगेट्स अचीव हो चुके हैं, बट अब ये स्टॉक जो है नई टेरिटरी में जाने की तैयारी कर रहा है। 2018 के अगर आप हाइज देखें तो 1870 के थे और यही हाइज लगभग 2017 में थे। तो ये इन लेवल्स को तोड़ के अनचार्टेड टेरिटरी, खुले नीले आकाश में उड़ने की तैयारी कर रहा है। तो एक तो 1870 के ऊपर की जब क्लोजिंग आया तब एग्रेसिवली खरीदें, और मेरा ऐसा मानना है कि करेक्शंस पर स्टॉक को खरीदते रहना चाहिए इन स्तरों पर धीरे धीरे, और बीच बीच में अगर मार्केट की वोलेटिलिटी में डिप मिलती है तो बाय करें। ये स्टॉक जैसे ही 1870 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो काफी बड़े अपमूव टुवर्ड्स 2200 2250 देखने को मिलेंगे। तो निवेश के नजरिए से इन स्तरों पर करेक्शन पे खरीदें और जिनके पास है संयम से बने रहें। 1870 के ऊपर बंद होने पर एक्शन भरपूर बनेगा, लेकिन दो स्टॉक और हैं जहां पर एक्शन होता हुआ देख रहे हैं। रादर एक ज्यादा है आईडीएफसी लिमिटेड, जहां पर खबरें आ रही कि आईडीएफसी लिमिटेड अपना म्यूचुअल फंड कारोबार को बेचने के अंतिम चरण में है। 6 अप्रैल को आईडीएफसी लिमिटेड की बोर्ड बैठक भी, हालांकि एजेंडा अलग है इंटरिम डिविडेंड वगैरह का, लेकिन लोग तो अंदाज लगाना शुरू कर ही देते हैं। कल खबरें भी आ रही थी फिर से कि बंधन बैंक की ग्रुप कंपनी इसे खरीदने की दौड़ में सबसे आगे 4,500 करोड़ की डील साइज बताई जा रही है। आईडीएफसी लिमिटेड 66 रुपये पर बंद हुआ है मजबूती के साथ। पहले तो एक बार चार्ट्स पर भी राय ली जाए मोदी जी से, उससे पहले जरा एक बार फंडामेंटल राय दीजिए अविनाश जी। आईडीएफसी लिमिटेड के लिए कितना बड़ा हो सकता है ये म्यूचुअल फंड कारोबार बेचना, और क्या स्टॉक 66 रुपये में आकर्षक है? देखिए, मुझे लग रहा है कि आईडीएफसी का शेयर 2 रीजंस के लिए बढ़ रहा है। एक तो ऑब्वियसली ये म्यूचुअल फंड का डील है, अगर ये फ्रक्टिफाई होती है और यहाँ पे डील फाइनलाइज होती है तो डेफिनेटली शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आपको अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि फेयर लेवल के वैल्यूएशन पे इनको डील फाइनलाइज होगी। दूसरी आईडीएफसी और आईडीएफसी बैंक फर्स्ट बैंक का जो मर्जर है, रिवर्स मर्जर, वो भी अभी ऑन द कार्ड्स है, और मुझे लग रहा है कि ये भी अगर जल्द भी होता है तो आईडीएफसी के शेयर होल्डर्स को काफी फायदा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे। फ्रेश खरीदारी भी अगर किसी को मीडियम टर्म के नजरिए से करना है तो यहाँ से थोड़ा सा निवेश जरूर कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड मुझे लग रहा है अभी भी इन्वेस्टर्स के फेवर में। ये है आईडीएफसी लिमिटेड। मोदी जी, चार्ट्स देखिए, खरीदारी करनी है, 75 रुपए तक के टारगेट्स नजर आते हैं आपको चार्ट्स पर? बिल्कुल बिल्कुल नजर आते हैं। स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है। पेन पैटर्न का ब्रेकआउट कल के सेशन में हुआ है और बढ़िया बाइंग वॉल्यूम के साथ देखने को मिल रही है। जिस तरह के वॉल्यूम्स हुए हैं लास्ट 3 महीने में, इस तरह की वॉल्यूम एक्टिविटी देखने को नहीं मिली है। वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया, प्राइस वॉल्यूम एक्शन का ब्रेकआउट चार्ट्स पर हुआ है, तो यहाँ से भी और तेजी एक्सटेंड होगी। पहला टारगेट 72 का बनेगा, 72 निकालने के बाद 75 रुपए तक के अपसाइड नजर आएंगे। बिल्कुल बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 63 रुपए। ओके, तो ये है आपके लिए आईडीएफसी लिमिटेड। 75 रुपए तक के बड़े टारगेट्स के लिए कर सकते हैं आप खरीदारी। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए सुमित जी से ले पहले उनकी पिक ऑफ द डे और उसके बाद वागले साहब का भी करते हैं स्वागत। सुमित जी बताएं। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक को सिलेक्ट करना है वो है बीईएल। बीईएल के अंदर मोमेंटम तेजी के साइड का बना हुआ है। स्टॉक के अंदर तेजी है, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें और कोई भी डिप आता है तो लोड लेवल्स पे खरीदारी करें। बीएल के अंदर मेरे को लग रहा है यहाँ से ऊपर में 230 रुपए से लेके 235 रुपए तक के लेवल जल्दी ही बीएल में ऊपर में देखने को मिलेंगे। आज इंट्राडे के अंदर 225 रुपए से लेके 228 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। नीचे के अंदर 211 212 का सपोर्ट बनेगा, तो 211 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 230 से 235 के टारगेट्स के लिए। 11 का स्टॉप लॉस, 225 228 230 235, ये है सारे टारगेट्स। इसके लिए बीएल में खरीदारी करनी है आपको। आइए वागले साहब भी हमारे साथ है तैयार, उनसे भी ले लें उनका पिक ऑफ द डे। बताएं सर। गुड मॉर्निंग। अनिल जी गुड मॉर्निंग। दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे होगा एलएनटी, लार्सन एंड टुब्रो। 1826 का बंद है, 1791 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। मुझे लगता है आज और कल में 1 से 2 दिनों में 1900 तक ये स्टॉक जा सकता है, तो अच्छी खासी रिस्क टू रिवॉर्ड। ओके, एलएनटी ही पसंद है आज कुणाल जी को भी पिक ऑफ द डे के तौर पर, और एलएनटी ही पसंद है वागले साहब को भी पिक ऑफ द डे के तौर पर। तो चलिए इस स्टॉक पर रखना है हमें खास फोकस। हो सकता है आज कुछ बड़े एक्शन बनने की खबरें आती दिखे। फेडरल बैंक, सुमित जी जरा इस पर आए दीजिए, आपका फेवरेट स्टॉक है। यहाँ पर भी जो अपडेट आए हैं, क्वार्टरली अपडेट बढ़िया नजर आ रहे हैं। डिपॉजिट्स बढ़ी हैं, कासा बढ़ा है, इसके अलावा एडवांसेज में 9.5% की, यानी कि मजबूत अपडेट्स नजर आ रहे हैं। स्टॉक भी मजबूती के साथ बंद हुआ है, और तेजी बनेगी सर? मजबूत है और स्टॉक के अंदर भी कंटिन्यूसली एक तेजी का मूव भी देखने को मिला है। 100 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन करना स्टार्ट हो रहा है, तो ये स्टॉक के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव भी देखने को मिलना चाहिए।
108 रुपए से लेके 110 रुपए तक के मूव जल्दी ही फेडरल बैंक में ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। नीचे में 99 रुपए, 98 रुपए ये सपोर्ट है, तो जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा तब तक ट्रेडिंग के लिहाज से पोजीशंस होल्ड करें। ऊपर में 108 रुपए तक के लेवल जल्दी ही फेडरल बैंक में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। 8 रुपए तक के लेवल जल्दी आ सकते हैं। कल के दो बहुचर्चित स्टॉक, उन पर भी एक बार जरा राय ली जाए अविनाश जी से। HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक, कल के दमदार उछाल के बाद क्या अब भी इन लेवल पर खरीदना है या इंतजार करें थोड़ा नीचे आने का? इनफैक्ट अनिल जी मुझे लग रहा है कि देखिए कल तो काफी सिग्निफिकेंटली बड़ी तेजी ये दोनों स्टॉक्स में हमने देखी। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कूल ऑफ होने दीजिए, लेकिन HDFC निवेशकों को मैं कहूंगा कि HDFC खरीद लीजिए, क्योंकि जो मर्जर रेशियो है वो HDFC के शेयर होल्डर्स के फेवर में है। तो थोड़ा थोड़ा करके HDFC खरीद लीजिए, क्योंकि मर्जर रेशियो फेवरेबल होने के कारण उनको मर्जर के बाद काफी सिग्निफिकेंटली अच्छी वेल्थ क्रिएशन HDFC बैंक में मिलेगी। और मुझे लग रहा है कि काफी सिनर्जीज, काफी कॉस्ट सेविंग्स और काफी बड़ी मार्केट शेयर इंक्रीज आने वाले सालों में HDFC बैंक कंसोलिडेटेड लेवल पे करेगा। तो डेफिनेटली इसको इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए, बट थोड़ा सा मार्केट्स को ये दोनों स्टॉक्स को ठंडा होने दीजिए और मौका जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट की राय रहेगी। ओके, तो इन्वेस्टमेंट की ही राय रहेगी, बट इन लेवल्स पे नहीं, थोड़ा कूल होने दीजिए और HDFC लिमिटेड पर ज्यादा भरोसा रहेगा। ये है आपके लिए अविनाश जी की राय। देखते हैं कल की बड़ी तेजी के बाद क्या आज भी ये स्टॉक्स एक्शन में आते हुए दिखेंगे। मेटल स्टॉक्स के भी कई सारे अपडेट्स आए हैं। हिंदुस्तान जिंक, सुमित जी इस पर लेते हैं आपसे अपडेट। 3% माइनिंग में बढ़त देखी है, सेल्स में 2% की बढ़त देखी है, बट सिल्वर की जो प्रोडक्शन है वो 20% नीचे आती हुई दिखी है। क्या राय है हिंदुस्तान जिंक पर सर? हिंदुस्तान जिंक के अंदर जो रेंज देखने को मिल रही है वो है नीचे के अंदर 300 रुपए की, और ऊपर के अंदर जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो है 340 से 350 रुपए के आसपास का। लोअर बैंड से ये बाउंस बैक और पुल बैक दिखाने की कोशिश कर रहा है। मेरे को लग रहा है कि हिंदुस्तान जिंक यहाँ से ऊपर का मूव दिखा सकता है। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये कंसोलिडेशन जोन के अंदर है। 345, 350 ये ऊपर में इमीडिएट लेवल्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। और एक बार अगर ये 350 के ऊपर निकलेगा तो पोजिशनली लॉन्ग टर्म में 400 रुपए तक के स्तर दिखाएगा। फिलहाल 320 के आसपास, 25 के आसपास खरीदारी करें। 345, 350 के टारगेट जल्दी देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए हिंदुस्तान जिंक, जहां पर आपको रखनी है नजर। मेटल्स भी अच्छी तेजी में रहे, बैंक्स का पूरा भरोसा है, और कल सेकंड हाफ में थोड़े IT शेयर्स भी एक्शन में आए थे। तो आज कैसी रहेगी बाजार की चाल, बस कुछ ही देर में बाजार खुलने के लिए तैयार।